पानी की किल्लत से परेशान लीबिया। लीबिया में 10 सालों से नहीं हुई बारिश। आखिर लीबिया ने कैसे बनाई रेगिस्तान में नदी? ऐसा क्या हुआ जो रातों रात बंद करनी पड़ी नदी? दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के पास एक लीबिया नाम का देश बसा हुआ है, जहां बारिश और पानी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर भी वहां की सरकार ने एक तरकीब निकाली और रेगिस्तान के नीचे एक नदी का निर्माण कराया, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा गया। इस नदी ने पूरे देश को पानी दिया, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात इस नदी को और इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। कैसे रेगिस्तान के बीचों बीच नदी का निर्माण किया गया, और जब इस नदी ने करोड़ों लोगों की प्यास बुझाई तो रातों रात इस नदी को बंद क्यों कर दिया गया? आखिर इस नदी में पानी कहां से आया? चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, लीबिया एक ऐसा देश है जहां 90% हिस्सा रेत से ढका हुआ है, और इस देश में कुछ जगह तो ऐसी भी है जहां करीब 10 सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। इस देश को सैटेलाइट से भी देखा जाए तो यहां पर हरियाली का नामो निशान नहीं है, यहां पानी का कोई सोर्स ही नहीं है, और यहां तक कि साफ पानी के लिए एक भी नदी नहीं है। यहां पर इतनी गर्मी होती है कि खुले में पड़ा हुआ पानी भी भाप बनकर उड़ जाता है। 1960 के आसपास पूरी दुनिया में कच्चे तेल को जमीन से निकालने की होड़ मची हुई थी, और इसी होड़ में लीबिया भी शामिल हो गया, और वो भी कच्चे तेल की खोज में लग गया। कच्चे तेल की तलाश में लीबिया ने बहुत जगह खुदाई भी करवाई। खुदाई में उन्हें कच्चा तेल तो नहीं मिला, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती फ्रेश वाटर का एक बड़ा सोर्स जरूर मिल गया। एक ऐसा देश जहां पानी का कोई सोर्स नहीं था, एक ऐसा देश जिसने 10 सालों से बारिश नहीं देखी थी, वहां जब पानी का ऐसा बड़ा सोर्स मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आपको बता दें कि साउथ लीबिया के एक बहुत बड़े हिस्से में यह पाया गया कि अंडरग्राउंड वाटर का ये सोर्स इस सहारा के रेगिस्तान में पानी का सबसे बड़ा सोर्स था। सहारा के रेगिस्तान में मिलने वाला पानी लगभग 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर था। अगर अंदाजा लगाया जाए तो सहारा के नीचे मिलने वाला यह पानी इतना ज्यादा था कि अगर पूरी दुनिया इस पानी का इस्तेमाल करे तो 40 साल तक भी कम ना पड़े। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये खोज न्यूबियन सैंडस्टोन एक्विफर सिस्टम का हिस्सा था, जो जीवाश्म पानी यानी फॉसिल वाटर का एक विशाल जलाशय था, जो कि 10,000 से 10 लाख साल पुराना था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पानी लास्ट आइस एज के अंत से पहले बलुआ पत्थर में चला गया था। अब जहां 60 के दशक में लीबिया को पानी का इतना बड़ा सोर्स तो मिल गया, लेकिन इसका किया क्या जाए यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए 80 के दशक आते आते वहां के तानाशाह गद्दाफी ने इसका इस्तेमाल करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट शुरू किया। तानाशाह गद्दाफी इस पानी का इस्तेमाल अपने देश के लिए हर हालत में करना चाहता था, पर इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। गद्दाफी का मानना था कि अगर किसी भी तरह से पानी लीबिया के सारे शहरों में पहुंचा दिया जाए तो लीबिया की पानी की मुसीबत पूरी तरह खत्म हो सकती है। लीबिया से पानी की किल्लत को मिटाने के लिए पानी को पूरे देश में पहुंचाना जरूरी था। ये अब आर्टिफिशियल रिवर बनाकर किया जा सकता था, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि लीबिया में पानी साउथ में पाया गया था, जबकि लीबिया में ज्यादातर शहर और जनसंख्या नॉर्थ यानी मेडिटेरियन कोस्ट में पाई जाती हैं। और दूसरा, लीबिया में इतनी गर्मी है कि अगर नदी बनाकर पानी देश के क्षेत्र में पहुंचाया भी जाता तो आधे से ज्यादा पानी आकाश में भाप बनकर उड़ जाता। इसके लिए जमीन के अंदर अंडरग्राउंड रिवर बनाने का फैसला लिया गया। जब पानी पहुंचाने का अंदाजा लगाया तो पता चला कि लीबिया के हर शहर में पानी पहुंचाने के लिए जमीन के अंदर लगभग 2820 किलोमीटर लंबी नदी खोदने की जरूरत थी। यानी दिल्ली से मुंबई तक के 2 चक्कर अगर लगाए जाए तब जाकर ये दूरी कवर हो। लेकिन फिर भी गद्दाफी को अपना ये प्रोजेक्ट करना था, इसलिए अंडरग्राउंड रिवर बनाने का काम शुरू किया गया। इस काम को करने के लिए बड़े बड़े पाइप की जरूरत थी, और इसके लिए ऐसे पाइप चाहिए थे जो कि 13 फीट मोटे और जिनका वजन 80 टन हो, और ऐसे लगभग 5 लाख पाइप की जरूरत थी। इतने पाइप बनाने के लिए लीबिया में कई फैक्ट्री लगाई गई, जहां पर ये पाइप तैयार किए गए। ये पाइप कंक्रीट और स्टील से तैयार किए गए थे, और एक एक पाइप में 8 किलोमीटर लंबी स्टील वायर डाली गई थी। दोस्तों, इन पाइप में कितना स्टील लगता है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इन पाइप में इस्तेमाल होने वाले स्टील वायर को अगर सीधा बिछा दिया जाए तो पूरी अर्थ पर 100 बार चक्कर लगा सकती है। इस तरह लीबिया में पाइप बनने का काम शुरू हुआ, लेकिन ये बात तब की है जब लीबिया में रोड नहीं थी, और इसीलिए इन पाइप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा तो करना ही था, इसीलिए पहले साउथ कोरियन कंपनी को बुलवाया गया और फेज 1 में 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई गई, ताकि कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान को अच्छे से पहुंचाया जा सके। सड़क बन जाने के बाद खुदाई का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि पाइप को जमीन के 20 फीट अंदर तक जाना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 3 अरब क्यूबिक फीट रेत और पत्थर खोदे गए थे। इतना काम पूरा होने में लगभग 5 अरब डॉलर खर्च किए गए, और इस प्रोजेक्ट का यह फेज 1 था। इसके बाद साल 1989 में इस प्रोजेक्ट का फेज 2 का काम शुरू किया गया। इसमें सबसे पहले इन पाइप्स को ट्रॉय पोली तक बिछाया गया। इस काम के लिए कई जगहों पर कुओं का निर्माण किया गया और करीब 200 की गहराई से पानी को पंप किया गया। वहीं आपको बता दें कि ट्रॉय पोली तक जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर थी। उसके बाद कुफरा डिस्ट्रिक्ट पर कुएं खोदे गए और वहां से लेकर बेंगाजी तक लाए गए। बेंगाजी ट्राइपोली के बाद लीबिया की दूसरी बड़ी सिटी है और इसी दौरान लगभग 10,000
1000 किलोमीटर तक पाइप बिछाए गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1300 कुएं खोदे गए थे। आपको बता दें कि लीबिया के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 5 बड़े रिजर्वायर बनाए गए। ये रिजर्वायर ज्यादा पानी को स्टोर करने का काम करते थे और इन रिजर्वायर का डायमीटर 1 किलोमीटर तक रखा गया। इसके साथ ही प्रोजेक्ट में 1 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करके 50,000 पाम ट्री लगाए गए ताकि पानी का वाष्पीकरण होता रहे। यह प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड रिवर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सेंटर भी माना जाता है। इस प्रोजेक्ट की वजह से न सिर्फ लगभग 6.7 मिलियन लोगों को पीने का पानी मिल पाता है, बल्कि इस पानी का 70% हिस्सा इरिगेशन और इंडस्ट्रियल एरिया में भी काम आता है। इस बड़े प्रोजेक्ट की वजह से ही लीबिया के नॉर्थ और वेस्ट में ग्रीनलैंड में काफी बढ़ोतरी हुई। वहीं बात करें इस प्रोजेक्ट के खर्चे की तो इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $25 बिलियन का खर्चा आया। ऐसा कहा जाता है कि लीबिया ने इस प्रोजेक्ट को बिना किसी मदद से पूरा किया था। यहां तक कि उसने वर्ल्ड बैंक से भी कोई लोन तक नहीं लिया। लेकिन प्रोजेक्ट में लगे सभी टेक्नीशियन और इंजीनियर की ट्रेनिंग से लेकर 1990 में यूनेस्को ने लीबिया की मदद जरूर की थी। सभी इंजीनियर और टेक्नीशियंस को इस प्रोजेक्ट के लिए हाई क्लास ट्रेनिंग दी गई थी। दोस्तों, अगर हम कहें कि इस मैन मेड रिवर के बनने से ही लीबिया के एग्रीकल्चर और वहां के लोगों को नया जीवन मिला तो यह गलत नहीं होगा। जो देश कभी सिर्फ अपने आतंकवाद और तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता था, वहां के लोगों को इस नदी ने एक नई जिंदगी दी थी। वहां पर बड़ी मात्रा में गेहूं, सब्जियां और फल उगाए जाने लगे। इस नए प्रोजेक्ट से लीबिया में थोड़ी सी शांति आई थी कि साल 2011 में लीबिया का पहला सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें यूरोपीय देशों की हिस्सेदारी की वजह से नेटो ने भी लीबिया पर हमला कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि नेटो के इस हमले से 2 वाटर प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ये वाटर प्लांट फेज 4 और फेज 5 के लिए काम आने वाले थे। इनके साथ ही देश के तानाशाह गद्दाफी की भी गोली लगने से मौत हो गई और तब प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। इसके बाद 2014 से 2020 तक होने वाली सिविल वॉर के दौरान पूरे प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। अधूरे पड़े वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, जिस कारण प्रोजेक्ट के अंदर बने कई कुएं पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और आज लीबिया के हालात ये हैं कि जहां एक वक्त पर ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि लीबिया में पानी की कमी नहीं होगी, वहीं अब लीबिया के कुछ जगहों को छोड़कर कहीं पर पानी नहीं है। जहां एक वक्त पर लीबिया में पानी के जरिए खुशहाली आई थी, वहीं एक बार फिर लीबिया पानी की कमी से परेशान है और इस तरह लीबिया की सुख शांति कुछ पल की मेहमान बनकर वापस लौट गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर उस समय यहां पर सिविल वॉर नहीं हुई होती और गद्दाफी की मौत नहीं हुई होती तो आज लीबिया में ऐसे हालात होते? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।